Hello and welcome to Ajmal IAS Academy weekly current affairs session. Today's session is going to be very interesting क्योंकि हम देखेंगे कि किस तरह से ग्लोबल सुपर पावर कहे जाने वाले यूएस को उसी के घर में चाइना ने चेकमेट किया है और उसके मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम F-16 टू मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू F-35 इसकी सप्लाई चेन को किस तरह से चाइना ने मोनोपोलाइज करते हुए यूएस को उस पर डिपेंडेंट बना लिया और कहीं ना कहीं इससे यूएस की नेशनल सिक्योरिटी कैसे थ्रेटन हो रही है इस चीज़ को हम देखेंगे। साथ में हम देखेंगे कि अक्टूबर 2025 की जो पीस डील थी विच वाज साइंड बिटवीन इजराइल एंड हमास एंड ब्रोकर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, उस पीस डील ने कैसे इस रीजन में पीस को पॉज देते हुए कॉन्फ्लिक्ट को एक ऑटो प्ले मोड में लगा दिया है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से टेररिज्म की नर्सरी कहे जाने वाले पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को चलाने के लिए यूएस किस तरह से उसके एग्जिस्टिंग F-16 फाइटर जेट की फ्लीट को मॉडर्नाइज करने का अग्रीमेंट कर रहा है और इस एग्रीमेंट का इंडिया पर क्या पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है और इंडिया के इसको लेकर कंसर्न क्या है। ग्लोबल हेरिटेज साइट प्रे विहार टेम्पल किस तरह से एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट से वर्ल्ड हेडेक बनता जा रहा है बिकॉज ऑफ द ईगो क्लैश बिटवीन टू कंट्रीज दैट इज थाईलैंड एंड कंबोडिया। एंड लास्टली हम देखेंगे टैरिफ इज अ वेरी पॉपुलर वर्ड इन ग्लोबल पॉलिटिक्स एज ऑफ नाउ। ये टैरिफ सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पर नहीं है बल्कि इट इज़ ऑल्सो अ टैक्स ऑन द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। इसमें देखेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड बिजनेस हाउसेस ने जो एक रोबस्ट सप्लाई चेन इंडिया से मैक्सिको तक बनाया है, मैक्सिको गवर्नमेंट के एक डिसीजन से किस तरह से उस सप्लाई चेन पर एक खतरा मंडरा रहा है। सो स्टे ट्यून्ड. In today's session, we are going to touch a variety of topics from international relation to geopolitics to heritage. So let's start our first topic of today's discussion, that is Pax Silica. See, Pax Silica basically it is a US-led international coalition. ये एक coalition है जिसकी leadership US कर रहा है and this coalition is designed to build a secure, a trusted and an innovation-driven supply chain to ensure the supply of critical materials and technologies of 21st century. यानी कि 21st century की इकोनॉमिक नीड्स के हिसाब से जो कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनकी एक बेहतरीन सप्लाई चेन को इस्टेब्लिश करने के लिए ये कोलिशन बनाया गया है जिसकी लीडरशिप यूएस कर रहा है। अब इस कोलिशन बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस कोलिशन बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है टू काउंटर एंड डी रिस्क द ओवरवेलमिंग डोमिनेंस ऑफ चाइना इन द माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड टेक्नोलॉजी। आसान लफ्ज़ों में कहें कि ऐसा कहा जाता है कि इफ़ द ऑयल रन 20th century, नाउ द सेमीकंडक्टर एंड रेयर अर्थ मटेरियल रन 21st century। 21st century में जो ग्लोबल पावर रहेगी वो उसी कंट्री के पास रहेगी जिसका इन रेयर अर्थ मेटल्स और सिलिकॉन पर कंट्रोल रहेगा, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि दुनिया की हर एडवांस टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही अहम पार्ट है। और इत्तेफाक से ऐसा है कि इन दोनों ही मटेरियल के सप्लाई पर जो डोमिनेंस है वो चाइना का है। सिर्फ सप्लाई पर नहीं, माइनिंग पर भी, प्रोसेसिंग पर भी और सप्लाई पर भी। तो इसी चाइना के इस डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए यूएस ने इस कोलिशन की शुरुआत की है। अब सवाल ये उठता है कि इस वक्त पर इस कोलिशन की शुरुआत की वजह क्या है। इसके लिए थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड देखें तो लेट्स गो टू इन द पास्ट 2010। देयर इज एन आइलैंड कॉल्ड शेंकाकू आइलैंड, या जिसको दियाओ आइलैंड भी कहा जाता है। ये शेंकाकू आइलैंड चाइना और जापान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है। एक बार जापान के कोस्ट गार्ड ने चाइना के एक फिशिंग शिप को शेंकाकू आइलैंड के पास रोक लिया और उसको कैप्चर कर लिया। कैप्चर मतलब उसको जाने नहीं दिया, ठीक है। जापान के इस स्टेप के बदले चाइना ने कोई अग्रेशन नहीं दिखाया, चाइना ने कोई आर्म फोर्सेस डिप्लॉय नहीं किए, कोई अपने मिलिट्री एसेट्स डिप्लॉय नहीं किए, कोई मिसाइल नहीं दागी, नथिंग। बस चाइना ने एक छोटा सा काम ये किया कि चाइना की तरफ से जो रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई जापान को होती थी, चाइना ने उस सप्लाई को रोक दिया। इस सप्लाई को रोकने का नतीजा ये निकला कि जापान के बड़े कॉरपोरेट कॉन्ग्लोमरेशन लाइक टोयोटा, लाइक पैनासोनिक, लाइक सोनी, इनका प्रोडक्शन ठप पड़ गया। प्रोडक्शन कम होने की वजह से जापानीज़ गवर्नमेंट पर यह प्रेशर पड़ा और उन्होंने उस शिप के कैप्टन को रिलीज़ किया, बाइज्जत शिप को जाने दिया। इस इंसिडेंट ने जापान
और जापान से दूर बैठे हुए वाशिंगटन के लोगों को बता दिया कि आज के टाइम पर रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई जिसके पास है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन आपसे मनवा सकता है। इसके बाद हमने देखा था अपने एक लेक्चर में टोक्यो ट्यूटोरियल्स नाम से जो था, जिसमें जापान ने किस तरह से अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई किया। जापान के इस इंसिडेंट के बाद वाशिंगटन में एक एडवांस लेवल का ऑडिट किया गया और जब उस ऑडिट की रिपोर्ट आई, इसने यूएस की जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ हैं उनको होश उड़ा दिए। रिपोर्ट ने पाया गया कि यूएस मिलिट्री के जितने भी एडवांस सिस्टम हैं सब में जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जो सुपर मैग्नेट्स लगी हुई हैं, जो जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, उसकी सप्लाई कहीं ना कहीं से चाइना से हो रही है। दैट मीन्स यूएस की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट किस पर डिपेंड है? चाइना पर डिपेंड है। और ये कहीं ना कहीं यूएस की मिलिट्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और यूएस के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी का सवाल। तो अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों को क्लब करते हुए यूएस ने एक रिसेंट इनिशिएटिव लिया है जिसको कहा जा रहा है पैक्स सिलिका। इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन हैं हम देख सकते हैं। यूएस, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया। इसमें हम देखते हैं, इन नाम को अगर ध्यान से देखें तो इसमें इंडिया का कहीं भी कोई नाम नहीं है। तो क्या इंडिया को इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? तो इसके पीछे एक स्ट्रैटेजिक रैशनल है कि ये बेसिकली रिजेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है हम देखेंगे। इसलिए क्योंकि इंडिया की अगर हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करें या रेयर अर्थ मेटल्स की प्रोसेसिंग की बात करें, इसमें हम लार्जली चाइना पर डिपेंड करते हैं। जो हम लोगों का रेयर अर्थ मेटल्स है ऑलमोस्ट 60% हमारी सप्लाई चाइना से होती है। सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में लार्जली वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना और ईयर बाय ईयर हमारी ये डिपेंडेंट चाइना पर बढ़ रही है। तो जब हम खुद चाइना पर डिपेंड हैं तो इस कोलिशन में अभी हमारे पास कंट्रीब्यूट करने के लिए शायद उतना नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूएस ने इस कोलिशन में उन कंट्रीज़ को लिया है जिनके साथ उसकी पहले से कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं या ट्रेड डील साइन हो चुकी हैं। बट इत्तेफाक से कहें तो इंडिया और यूएस के बीच में जो पॉसिबल ट्रेड डील हो सकती है अभी वो नेगोशिएशन में चल रही है, अभी उस पर बातचीत चल रही है, वो फाइनल शेप में नहीं है। तो हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में जब ये ट्रेड डील इंडिया और यूएस के बीच में फाइनलाइज हो जाएगी तो शायद इंडिया को इस जो ये इलीट कोलिशन बना है, जो एकदम सुपर टेक्नोलॉजी का कोलिशन बना है, इसमें इंडिया को कंट्रीब्यूट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और थर्ड चीज़ ये है कि इस कोलिशन का फोकस है कि अभी उन कंट्रीज़ को साथ में लिया है जो इमीडिएटली इस कोलिशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अभी इंडिया उस कंडीशन में नहीं है क्योंकि हम अभी अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। हम इंडिया में जगह जगह सेमीकंडक्टर प्लांट्स को लगा रहे हैं। हम ये भी सोच रहे हैं कि किस तरह से रेयर अर्थ मेटल्स पर जो हमारी डिपेंडेंस चाइना पर है उसको कैसे कम किया जाए। तो इमीडिएटली अभी हम उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हमारी सप्लाई चेन अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज में है और यूएस के साथ हमारी अभी कोई फॉर्मल ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है, इट इज़ अंडर नेगोशिएशन, जिसकी वजह से इंडिया अभी फ़िलहाल इस कोलिशन से बाहर है। लेकिन क्या हमेशा बाहर रहेगा? आंसर इज़ नो। ठीक है, ये इंडिया के लिए एक चैलेंज भी है कि एक इतना प्रेस्टिजियस कोलिशन है, ठीक है, जो कि पूरे ग्लोबल की जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनकी सप्लाई को कंट्रोल करेगा, उसका पार्ट इंडिया नहीं है। बट ये इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया अपनी कैपेसिटी बिल्ड करे, ट्रेड डील्स को फाइनलाइज करे और इस कोलिशन का मेंबर बन के अपने रिस्क को कम करे, चाइना से डी रिस्किंग करे। इसके लिए यूएस के लिए क्या फ़ायदा है? जाहिर सी बात है कि ये कोलिशन दुनिया भर में जो एक लीडरशिप फ़िलहाल चाइना की तरफ जाती हुई दिख रही है, उस लीडरशिप को यूएस के फेवर में ये स्ट्रॉन्ग करेगा और एक रेजिलिएंट और कोलैबोरेटिव जो सप्लाई चेन है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ एंड मटेरियल्स की, उसको इंश्योर करेगा। चाइना के लिए क्या चैलेंज है? बिल्कुल चैलेंज है। चाइना की जो अभी मोनोपोली दिखती है उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। और साथ में अगर चाइना की मोनोपोली को चैलेंज होता है तो कहीं ना कहीं चाइना पर इसका इकोनॉमिक प्रेशर भी पड़ेगा। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि इंडिया को इसमें जगह नहीं दी जा रही है या इंडिया इस लायक नहीं है। कुछ लॉजिकल आस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से अभी इंडिया इस कोलिशन से बाहर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए इंडिया की एंट्री इसमें बैन हो चुकी है। फॉर सम रीज़न एज ऑफ नाउ इंडिया इज़ आउट फ्रॉम दिस कोलिशन। तो इस कोलिशन का पर्पस यही है कि किस तरह से क्रिटिकल मिनरल्स एंड टेक्नोलॉजी की एक रोबस्ट सप्लाई चेन तैयार की जाए जो कि इनोवेशन ड्रिवन हो, जो कि ट्रस्टेड हो और जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके।
और ऑब्जेक्टिव ये भी है कि किस तरह से चाइना के डोमिनेंस को काउंटर किया जा सके और चाइना के डोमिनेंस की वजह से जो एक पॉसिबल रिस्क है नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उसको भी कहीं ना कहीं टोन डाउन किया जाए. So this is all about this topic. Now next topic is again very interesting, Israel Hamas issue. और इस डिस्कशन में जो हमारा सेंटर पॉइंट है दैट इज अ येलो लाइन. Yellow line basically is a military demarcation line which came into emergence as a result of the peace deal between Israel and Hamas signed in October 2025 brokered by US. यानी कि US के मीडिएशन के बाद इसराइल और हमास के बीच में एक पीस एग्रीमेंट हुआ है और उस पीस एग्रीमेंट के तहत एक नई लाइन इमरजेंस में आई है जो कि गाज़ा में है और उस लाइन को कहा जा रहा है येलो लाइन. See, the most important and interesting point about this yellow line is that this line is not on map. This border is not on map, but it is a reality on ground. ये नक्शे पर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा लेकिन ग्राउंड पर ये एक हकीकत है. अब इसके ज़रा सा बैकग्राउंड को समझते हैं. ठीक है, इसराइल हमास के इशू के चलते हुए इस बार ऐसा हुआ है कि जो इसराइल डिफेंस फोर्सेस हैं वो गाज़ा में काफ़ी अंदर तक पेनिट्रेट कर गए थे. इट इज़ लाइक दिस. गाज़ा में बहुत अंदर तक पेनिट्रेट करने के बाद जब ये पीस डील साइन हुई तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उन्होंने कहा था कि वो इस रीजन में ना तो कोई हमास चाहते हैं, ना कोई ऑक्यूपेशन चाहते हैं और ना ही कोई वैक्यूम चाहते हैं. दैट मीन्स नो ऑक्यूपेशन फ्रॉम इसराइल, नो एग्जिस्टेंस ऑफ हमास, ताकि यहाँ की रीजन की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे. और लेकिन यहाँ पर कोई वैक्यूम भी नहीं हो, अगर वैक्यूम होगा तो अगेन यहाँ पर फिर सिक्योरिटी इश्यूज हो जाएंगे. तो इस चीज़ के चलते हुए पीस डील साइन हुई जिसमें 3 फेजेस हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3. फेज़ 1 में ये डिसाइड किया गया कि जो इसराइल डिफेंस फोर्सेस हैं वो वापस पीछे की तरफ आएंगे. ठीक है, यानी कि जो गाज़ा में बहुत अंदर तक जा चुके हैं वो गाज़ा में पीछे की तरफ आएंगे और जहाँ पर रुकेंगे टेम्पोररी उस लाइन को कहा गया येलो लाइन. ये फर्स्ट फेज़ है. जब ये फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड फेज़ शुरू होगा और सेकंड फेज़ ये होगा कि जो आईडीएफ है वो कंप्लीटली पुराने वाले बॉर्डर पर आ जाएगा, यानी कि जो ब्लैक लाइन है. ठीक है, तो जैसे ही आईडीएफ पुराने वाले बॉर्डर पर आएंगे तो इस रीजन में ऑक्यूपेशन नहीं रहेगा. ठीक है, लेकिन इस रीजन में अभी भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक हमास एंड एक वैक्यूम. हमास को कंट्रोल करने के लिए और इस वैक्यूम को फिल करने के लिए यहाँ पर एक कंसेप्ट दिया गया इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस विच आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्सेज ऑफ यूएन. अब यूएस का यहाँ पर कहना है कि इस रीजन में यूएस का कुछ डायरेक्टली लेना देना नहीं है तो यूएस अपने फोर्सेज यहाँ पर डिप्लॉय नहीं करेगा. तो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में जो सोल्जर्स हैं वो कहाँ से आएंगे, जो आसपास के कंट्रीज़ हैं वो देंगे. इनफैक्ट पाकिस्तान से भी ट्रम्प गवर्नमेंट ने शायद ये कहा है कि वो अपने ट्रूप्स को यहाँ भेजे. खैर वो एक अलग इशू है कि उसको लेकर के फिर एक नया मुद्दा बन जाएगा, वो हम किसी और स्लाइड में कवर करेंगे ऑब्वियसली क्योंकि न्यूज़ में वो है. अभी ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस थर्ड फेज़ है, लेकिन अभी के जो इसराइल डिफेंस फोर्स के चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल मिस्टर ज़मीर, उनके एक स्टेटमेंट को देख करके ये लगता है कि इसराइल डिफेंस फोर्सेस अभी इस येलो लाइन के पीछे जाने के मूड में नहीं है. दैट मीन्स पहले जो बॉर्डर था गाज़ा और इसराइल के बीच में अब वो बॉर्डर श्रिंक हो गया, यानी कि आईडीएफ गाज़ा के काफ़ी अंदर आ गए हैं. अब इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, देखिए इससे प्रॉब्लम एक तो ये होगी कि इधर से उधर जाने या इधर से इधर आने के लिए जो पहले एक स्मूथ मूवमेंट था वो मूवमेंट उतना स्मूथ नहीं रहेगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा. पॉइंट नंबर 2, अब यहाँ पर तो आईडीएफ का कंट्रोल आ गया है. अगर ऐसे में जाहिर सी बात है जो गाज़ा के लोग हैं शायद यहाँ पर रहना प्रेफर ना करें, तो उनके लिए कोई और जगह नहीं बचती कि फर्दर वेस्टवर्ड पुश होंगे. तो इस नैरो स्ट्रिप में ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाएगी. इसके अलावा यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक प्लेस है राफा क्रॉसिंग. राफा क्रॉसिंग की वजह से ये जो रीजन है ये इजिप्ट है, यहाँ पर इज़राइल है. ठीक है, तो इजिप्ट से राफा क्रॉसिंग के ज़रिए ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो गाज़ा में पहुँचती थी वो नहीं आ पाएगी.
अपार्ट फ्रॉम दैट 53% गाज़ा की टेरिटरी इसराइल के ऑक्यूपेशन में चली जाएगी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था नो ऑक्यूपेशन। और ये जो एरिया है ये एग्रीकल्चरली फर्टाइल एरिया है, तो जाहिर सी बात है ये एरिया आईडीएफ के कंट्रोल में अगर जाएगा तो इससे गाज़ा के लोगों के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स और उनकी फूड सिक्योरिटी पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के अब देखिए तीन चीज़ें हैं। एक, इसराइल का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरा हम जो गाज़ा के लोग हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और तीसरा ग्लोबल कम्युनिटी इसके बारे में क्या सोचती है। देखिए इसराइल का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसराइल चाहता है कि आने वाले वक्त में फिर से जिस तरह से हमास का जो एक बारबेरियन अटैक था इसराइल के लोगों पर वो ना हो, इसके लिए इसराइल चाहता है कि गाज़ा और इसराइल के बीच में एक बफर जोन क्रिएट हो जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करे, कि आने वाले वक्त में अगर फिर से खुदा न खास्ता कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है इसराइल और गाज़ा के बीच में तो वो इस ही बफर जोन में हो जाए। तो ये बेसिकली इसराइल की अपने नेशनल सिक्योरिटी की एक स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से वो हमास को कंट्रोल कर ले। दूसरी तरफ गाज़ा बोलते हैं कि ये सरासर ज़मीन पर कब्जा करने जैसा, इट इज़ लाइक लैंड ग्रैबिंग। और ये जो पीस ट्रीटी साइन हुई है, जो पीस अग्रीमेंट साइन हुआ, ये उसका खुल्लम खुल्ला वायलेशन है। अब ग्लोबल कम्युनिटी क्या सोचती है, ग्लोबल कम्युनिटी कुछ नहीं सोचती, उनका बहुत ही आइडियलिस्टिक व्यू है और वो बहुत ही आइडियलिज्म पर चलेंगे कि नहीं रीजन में शांति होनी चाहिए। ठीक है, जो ग्लोबल लॉ है उसको सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए और एग्रीमेंट का सम्मान किया जाना चाहिए। उनकी तरफ से कोई बहुत एक्टिव यहाँ पर हम किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब जो करंट सिचुएशन है इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आगे। देखिए अगर हम इसराइल के पास्ट को देखें तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि इसराइल इस येलो लाइन के पीछे नहीं जाएगा, और यही येलो लाइन ठीक है नक्शे पर दिखे ना दिखे लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही बनेगी और यही नेक्स्ट बॉर्डर बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जो कि बहुत ही रेयर है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हों, ग्लोबल पावर्स इसमें इंटरफेयर करें और किसी तरह से आईडीएफ को पुराने वाले बॉर्डर पर मूव करा दें। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट को फ्रीज कर दिया जाए, बॉर्डर येलो लाइन ही रहे, यहाँ पर आईडीएफ भी अपॉइंट रहे, यहाँ पर इसराइल का इंटरवेंशन भी रहे, लेकिन लोगों के लिए जो बॉर्डर पार करने का, इधर से उधर एक्सचेंज करने के जो नॉर्म्स हैं उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाए ताकि लोगों का काम भी चलता रहे। तो दिस वाज ऑल अबाउट येलो लाइन। तो इस मैप को हमें ध्यान से देख लेना है क्योंकि यूपीएससी इस रीजन से कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो याद रखना है कि येलो लाइन किसी भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट में मेंशन नहीं किया गया है, येलो लाइन को किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। दिस लाइन इज़ नॉट एट ऑल ऑन द मैप बट इट इज़ अ रियलिटी ऑन द ग्राउंड। और ये जो येलो लाइन है it is a result of a peace agreement between Israel and Hamas, basically military demarcation line है, और इसकी वजह से दोनों को क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। Our next topic is US approves 686 million package to sustain Pakistan F-16 fleet for counter-terrorism operation। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखिए पाकिस्तान के पास US F-16 फ्लीट है जो कि काफ़ी पुराना एक फाइटर जेट है। इसको मॉडर्नाइज करने के लिए, इसके सस्टेनेबिलिटी के लिए यूएस और पाकिस्तान के बीच में एक डील हुई है। इस डील के तहत जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है, इस डील के तहत पाकिस्तान को कोई नया फाइटर जेट नहीं मिलने वाला है, ठीक है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग फाइटर जेट है उनकी कैपेबिलिटीज़ को अपग्रेड किया जा रहा है, उनको एनहांस किया जा रहा है। कैसे? उनको एडवांस सेंसर्स दिए जाएंगे, उनकी एवियोनिक्स को और पहले से बेहतर किया जाएगा, उनको मिशन कंप्यूटर्स दिए जाएंगे, उनके प्रिसिशन को और बेहतर किया जाएगा और कम्युनिकेशन को और सिक्योर किया जाएगा। ये सब जो हो रहा है, अब जाहिर सी बात है इसके लिए इंडिया के अपने कंसर्न होंगे। जब इंडिया का कंसर्न होगा तो इंडिया ये कंसर्न यूएस से भी कम्युनिकेट करेगा। तो इसको लेकर के यूएस का जो स्टैंड पॉइंट है वो ये है कि जो अपग्रेडेशन है ये किसी भी तरह से रीजनल की स्टेबिलिटी को कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जो रीजन का मिलिट्री बैलेंस है उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये अपग्रेडेशन पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है फॉर 2 रीज़न। नंबर 1 काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए, और नंबर 2 पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग फ्लीट की यूएस की फ्लीट के साथ इंटर ऑपरेटिबिलिटी बेहतर हो सके इसके लिए। अब इसमें इंडिया का असेसमेंट क्या है? इंडिया का कहना ये है कि देखिए साहब, पाकिस्तान की एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को मिसयूज़ करने की,
और इस डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी गैप है। इसके अलावा इंडिया का ये भी कंसर्न है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं बड़ी अनस्टेबल हैं, इकॉनमी बड़ी फ्रेजाइल है। ऐसे कंडीशन में कुछ भरोसा नहीं कि कब पाकिस्तान की बागडोर एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में चली जाए, है ना। और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरा का पूरा जो एडवांस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, इसके मिसयूज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे और ये पूरे रीजियन की जो पीस और स्टेबिलिटी है उसके लिए एक बड़ा ख़तरा बन के उभर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल चीज़ ये है कि इंडिया का कहना ये है कि जिस तरह के एडवांसमेंट इस एग्जिस्टिंग फ्लीट में किए जा रहे हैं, ये एडवांसमेंट काउंटर टेररिज्म के लिए है ही नहीं, ये स्टेट ऑन स्टेट कॉन्फ्लिक्ट के लिए। इट इज़ लाइक दैट कि टेररिस्ट का मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है, कहीं जाकर के बम फोड़ दिया, किसी बिल्डिंग में जाकर के गोली चला दी, खुद के बॉडी पर बम बांध के फोड़ दिया, इनका ये होता। अब इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए किसी बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिस तरह के अपग्रेडेशन किए गए हैं वो अपग्रेडेशन एक कंजेस्टेड स्काई में, ठीक है, एयरक्राफ्ट की फाइट्स को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। इट इज़ लाइक दैट कि घर में रोडेंट्स हैं, उनको मारने के लिए एयर गन का इस्तेमाल भी हो सकता है, तो एक AK-47 क्यों दिया जाए, ठीक है। तो जो सिस्टम की जो क्रेडिबिलिटी है और जो ऑब्जेक्टिव ज़मीन पर दिखाए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मैच नहीं मिल रहा है। क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा और ऑब्जेक्टिव बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडिया के लिए एक कंसर्न है। और इसके साथ में चाइना पाकिस्तान एक्सिस ऑब्वियसली इज़ अ बिग कंसर्न फॉर इंडिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस डील ऑफ $686 मिलियन बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान। इसका पर्पस यही है, कॉम्प्रिहेंसिव सस्टेनमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग F-16 फ्लीट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है उसको पहले से बेहतर बनाना। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ सैक्रेड हेरिटेज एट द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, द प्रे विहार टेम्पल। थोड़ा सा इस टेम्पल के बारे में हम देखते हैं। इस टेम्पल का ओरिजिन अगर हम देखें तो ये एक 11th सेंचुरी का हिंदू टेम्पल है, ठीक है। अब हिंदू टेम्पल है तो जाहिर सी बात है किसी गॉड या गॉडेस को डेडिकेट किया गया होगा, तो बेसिकली इट इज़ अ शिवा टेम्पल, ठीक है। और ये किसने कंस्ट्रक्ट कराया था, एक हिस्टोरिक खैमर एम्पायर। ये वही खैमर एम्पायर है जिनका कैपिटल अंकोर हुआ करता था, और वहाँ पर एक फेमस टेम्पल और है जिसको हम बोलते हैं अंकोर वाट टेम्पल, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस कॉम्प्लेक्स है वो, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर। अब यही बोन ऑफ कंटेंशन है, ठीक है। अब ये कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर पर ये जो टेम्पल है इसकी लोकेशन को लेकर के, इस टेरिटरी को लेकर के कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। हालांकि इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना एक वर्डिक्ट सुनाया और इस टेम्पल को कहा कि दिस टेम्पल बिलोंग टू कंबोडिया। लेकिन टेम्पल के आसपास की जो टेरिटरी है उसके बारे में कोर्ट का कोई स्टेटमेंट या कोई वर्डिक्ट नहीं है, और इसी वजह से यहाँ पर एक स्कोप ऑफ एम्बिग्विटी है, जिसकी वजह से इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक ईगो क्लैश है या झगड़ा है, और उसका नुकसान रिसेंटली इस टेम्पल को झेलना पड़ा है। अब इंडिया के लिए क्या कंसर्न है, इट्स ए पार्ट ऑफ इंडियाज़ कल्चरल कॉमनवेल्थ, ये शिवा टेम्पल है, और जाहिर सी बात है कि आइडिया ऑफ हिंदुइज़्म साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया से ही गया है, बाय द वे ऑफ पीसफुल ट्रेड, स्कॉलर्स, प्रीस्ट एंड द मिशनरीज। और सबसे बड़ी बात, फ्रॉम 1986 इस टेम्पल के कंजर्वेशन में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी हेल्प और असिस्टेंस दे रहा है। 2008 में इस टेम्पल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में ऐड किया जा चुका है, और इसकी प्रिसाइज लोकेशन जो इस बॉर्डर पर है वो डैंग्रिक हिल्स में है। तो इस टेम्पल के बारे में इससे ज़्यादा हम देख सकते हैं, ये मैप पर इस तरह का लोकेशन है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 2013 में अपनी रूलिंग दिया था, लेकिन सिर्फ टेम्पल्स के बारे में है, उसके आसपास के सराउंडिंग के बारे में नहीं है। दैट इज़ द बेसिक बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन कंबोडिया एंड थाईलैंड। इसमें हम प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Consider the following statement about the Pre-Vihar Temple. Statement 1. It is a World Heritage Site inscribed by UNESCO under the category of Cultural Heritage. Number 2.
The International Court of Justice ruled that both Thailand and Cambodia share joint administrative control over the temple, and third, India has been involved in conservation effort at the site. आप अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. The last topic of today's discussion is Mexico raises a 50% tariff on non-FTA nations. टैरिफ बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ टैक्स, ठीक है, जो कि एक देश की सरकार दूसरे देश से आने वाले गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाती है ताकि दूसरे देश से आने वाला सामान थोड़ा महंगा हो जाए और उस टैक्स लगाने वाले देश के जो अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके और अपने यहाँ की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बचा सके. तो मैक्सिको ने अभी फ़िलहाल ये अनाउंसमेंट किया है कि 1 जनवरी 2026 से जितने भी नॉन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंट्रीज़ हैं उन सब पर वो 50% टैरिफ लगाएगा. अब ये जो 50% वाला नंबर है ये एक और नंबर से मैच करता है, इतना ही लगभग कौन लगा रहे हैं, यूएस लगा रहे हैं. तो मैक्सिको ने जब ये अनाउंसमेंट किया तो जाहिर सी बात है इसके पीछे मैक्सिको अपना लॉजिक होगा. उनका लॉजिक यही है कि वो अपनी लोकल जॉब्स एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और दूसरे देशों से आने वाले सस्ते सामान की वजह से जो उनके यहाँ के मार्केट में डिस्टॉर्शन हो रहा है उसको करेक्ट करना चाहते हैं. बट एक्चुअल रीज़न ये है कि यूएस ने वार्न किया है मैक्सिको को, क्योंकि मैक्सिको और यूएस का बॉर्डर शेयर करता है. तो सस्ता सामान जो मैक्सिको में आ रहा है दूसरे देशों से वो कहीं ना कहीं बॉर्डर पार करके यूएस में जा रहा है, जिससे यूएस को नुकसान हो रहा है. तो इसका एक जो बैकग्राउंड है वो यूएस की वार्निंग भी है, लेकिन दिखाने के लिए जो रीज़न है वो बेसिकली मार्केट डिस्टॉर्शन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, अब इसमें इंडिया के लिए कंसर्न क्या है. इंडिया और मैक्सिको के बीच में ऑलमोस्ट $13 बिलियन का ट्रेड है और इस ट्रेड में इंडिया सरप्लस में है. हम लोग $8.9 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं और जो हमारा इंपोर्ट है वो $2.9 बिलियन का है. एक्सपोर्ट आइटम में हम देख सकते हैं काफ़ी बड़ा पोर्शन हमारा ऑटोमोबाइल से आता है, मशीनरी है, केमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं एंड टेक्सटाइल एंड प्लास्टिक्स हैं. अब यहाँ पर इशू ये है कि अगर ये टैरिफ लगता है तो इंडिया से जाने वाला एक्सपोर्ट जाहिर सी बात है महंगा हो जाएगा. महंगा होगा तो मैक्सिको के डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कंपैरिजन में उसकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी. ये चीज़ हमने शुरू में कहा था कि ये टैरिफ सिर्फ किसी गुड्स या सर्विस पर टैक्स नहीं है, बल्कि इट इज़ ऑल्सो अ टैक्स ऑन द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ पर्टिकुलर कंट्री और पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं. इसमें एक तो बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि इंडिया की इंडस्ट्री ने ये अपने कंसर्न जाहिर किए कि बहुत लंबा वक्त लगा है एक रोबस्ट सप्लाई चेन को इस्टेब्लिश करने में बिटवीन इंडिया एंड मैक्सिको, और इस टैरिफ की वजह से वो सप्लाई चेन कहीं ना कहीं थ्रेटन है, वो सप्लाई चेन कहीं ना कहीं वीक हो सकती है. अब इसमें इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं भाई. एक तो सिंपल है कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कर सकते हैं हम गवर्नमेंट से बात करके उनके कंसर्न को समझें, अपना कंसर्न रखें और साथ में हम फॉर्मल FTA नेगोशिएशन पर उनसे बात करें. ठीक है, ये सबसे बेहतर ऑप्शन है और हम उनको एश्योर कर सकते हैं कि भाई ठीक है, अगर इस पर बात शुरू होगी तो कम से कम मैक्सिको को एक पॉजिटिव मैसेज मिलेगा, तो हो सकता है कि दे विल थिंक अबाउट टू रिड्यूस द टैरिफ. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट.